हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी श्रीकांत करवा। गाइस, जैसे कि हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरीज जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक हेड है, इसको हम लोग रिवाइज कर रहे थे। तो प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोगों ने अलाउंसेस एज वेल एज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ये थरोली हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था। नाउ आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं परक्विजिट का पार्ट। गाइस, परक्विजिट आपको भी पता है कि बहुत बड़ा सा पार्ट है, तो हम लोग इसको पूरा तो खत्म नहीं कर सकते, बट इसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें बाकी का पोर्शन हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना। गाइस, परक्विजिट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, अगर मैं सिंपली आपको समझाने निकलूं तो अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई थिंग प्रोवाइड कर दे, कोई चीज प्रोवाइड कर दे, ठीक है, कोई अगर चीज प्रोवाइड करता है तो वो डेफिनेटली एम्प्लॉय के लिए क्या बन जाएगा बताना, परक्विजिट बनेगा। ना सिर्फ कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है तो वो परक्विजिट बनेगा, बल्कि सपोज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ओके, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय है और उसे पे कौन कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। मतलब किसी चीज का पैसा इस एम्प्लॉय ने देना चाहिए था, बट एम्प्लॉय पैसा नहीं देता है, उसके प्लेस पे एम्प्लॉयर क्या कर देता है बताना, पेमेंट कर देता है। तो ये भी आपके इस एम्प्लॉय के हाथ में एज अ परक्विजिट बोल के चार्ज होगा। तीसरी बात, अगर सपोज एम्प्लॉय मेक्स एनी एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय मेक्स एनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, एम्प्लॉय कोई एक्सपेंडिचर कर देता है, बट विच इज रीइंबर्स्ड बाय बट which is reimbursed by employer, रीइंबर्स्ड बाय हुम, एम्प्लॉयर। उसे कौन रीइंबर्स कर देता है बताना, आपका एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर देता है। तो ये भी आपके परक्विजिट के अंदर जाने लग जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये हुआ आपके मेन परक्विजिट का मतलब। या तो कोई चीज दे दे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, जैसे लेट से लैपटॉप दे दिया, लेट से टेलीफोन दे दिया, लेट से कोई पर्टिकुलर मोटर कार दे दी है ना, या फिर रहने के लिए अकोमोडेशन माने कोई हाउस दे दिया, तो ऐसी कोई चीज दे दे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो ये परक्विजिट होगा। मैं थिंग या फैसिलिटी यहां पे बोलता हूं, ठीक है, कोई चीज या फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो ये एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट माना जाएगा। या इसके अलावा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय टू, या फिर ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय था लेकिन वो पे किसने कर दिया, आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो ये भी आपका क्या मान लिया जाएगा बताना, ये भी आपका परक्विजिट माना जाएगा। या उसके अलावा सपोज ये जो आपका पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, ओके, तो इस एम्प्लॉय ने कोई एक्सपेंडिचर तो पे कर दिया, बट उसका जो रीइंबर्समेंट है वो रीइंबर्समेंट किसने दिया बताना, एम्प्लॉयर ने दे दिया। तो ये सारी चीजें आपके परक्विजिट्स के अंदर जाके चार्ज होने लग जाएगी, तो ये बात का प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, तो दिस इज योर परक्विजिट। अब गाइज मैं आपको बता दूं तो परक्विजिट भी आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अलाउंसेस हम लोगों ने देखा कि भाई 3 टाइप के होंगे, तो वैसे परक्विजिट्स भी आपके 3 केसेस में हो सकते हैं या 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ परक्विजिट टैक्सेबल होते हैं इन ऑल द केसेस, टैक्सेबल इन ऑल केसेस मतलब किसी के भी हाथ में ये परक्विजिट जाके चार्ज हो जाएगा, टैक्सेबल इन ऑल द केसेस। ओके, सेकंड है टैक्सेबल, टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली, टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली। ठीक है, और कुछ परक्विजिट ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के ही हाथ में जाके क्या होने लगेंगे, चार्ज होने लगेंगे। ऐसे भी कुछ परक्विजिट्स हो सकते हैं। ओके, अब सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है, तो बेटा वेट करो, हम लोग जरा सा आगे जाएंगे तो अपने आप ये चीज आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो परक्विजिट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो टैक्सेबल इन ऑल द केसेस, सारे केसेस में परक्विजिट टैक्सेबल हो सकते हैं। दूसरी बात, टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के ही हाथ में ये टैक्सेबल हो सकता है, ये सेकंड प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, टैक्स फ्री परक्विजिट्स, टैक्स फ्री परक्विजिट्स। ओके,
तो परक्विजिट जो है वो टैक्स फ्री परक्विजिट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे 3 टाइप के आपके सामने परक्विजिट्स आ सकते हैं जो हमें यहाँ से आगे स्टडी करना पड़ेगा, और हमारा जो पूरा डिस्कशन रहेगा ये 3 में ही मंडराता रहेगा आसपास में। ओके, तो गाइज वैसे में मैं जैसे बता रहा हूँ बहुत बड़ा पार्ट है परक्विजिट, तो हम लोग क्या करेंगे 2 टुकड़ों में परक्विजिट को डिवाइड करेंगे और उसको अच्छे से थोरोली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग जरा सा और आगे बढ़ते हैं। अब गाइज हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे जो टैक्स फ्री परक्विजिट है ये एक बार खत्म करेंगे, और फिर मैं इन दोनों के लिए आपको एक ट्रिक समझाऊंगा। वो ट्रिक अगर आपको समझ गई तो पूरा सैलरी का जो क्रूशियल पार्ट है दैट इज परक्विजिट, परक्विजिट आपके हाथ में आ जाएगा। देखो गाइस पूरे सैलरी में ऐसे तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं जाती, बट थोड़ी बहुत जो दिक्कत जाती है वो जाती है परक्विजिट में। तो वो परक्विजिट एकदम क्लियर हो जाएगा अगर मेरी वो ट्रिक सुन लोगे तो। बट फिलहाल हम लोग पहले खत्म करते हैं हमारे टैक्स फ्री परक्विजिट्स को। ओके, तो मैं सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं एज पर योर मॉड्यूल, ध्यान देना। तो गाइस कौन से परक्विजिट ऐसे होते हैं जो टैक्स फ्री परक्विजिट माने जाते हैं, मतलब किसी के भी हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे, ऐसे कौन से परक्विजिट्स होते हैं। ओके, तो ये हम लोग यहां से आगे देखने वाले। The following perquisites are exempt from tax in the hands of all the employees. Okay, तो कुछ ये perquisites की लिस्ट है जो आपके सारे एम्प्लॉइज के हाथ में क्या होने लगेंगे, एग्जम्प्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टेलीफोन, सबसे पहला क्या बताना है, टेलीफोन। अगर टेलीफोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एट हिज रेसिडेंस, उसके घर पे टेलीफोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है एम्प्लॉयर, तो भाई एम्प्लॉय किसी भी टाइप का हो तो उसके हाथ में ये परक्विजिट एग्जम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियरली समझा होगा ये फर्स्ट पार्ट दैट इज टेलीफोन। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, transport facility provided by employer engage in the business of carrying of passenger or goods to his employee either free of charge or at a concessional rate. okay, ये आपको समझ के लेने की जरूरत है गाइस। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला कौन सा बंदा चाहिए, एम्प्लॉयर किस कैटेगरी का चाहिए, एम्प्लॉयर ऐसे कैटेगरी का चाहिए जो खुद बिजनेस ऑफ कैरिंग ऑफ पैसेंजर और गुड्स और एम्प्लॉइज करता या गुड्स और पैसेंजर का जो ट्रांसपोर्टेशन करता हो उस कैटेगरी का आपका एम्प्लॉयर चाहिए। ओके, अगर मैं आपको क्लियर कट समझाऊं तो गाइज एक बात मेरे ध्यान में रखना, एम्प्लॉयर 2 हो सकते हैं। ओके, एक ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाला, ओके, एक ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाला, या तो वो गुड्स का ट्रांसपोर्टर होगा या तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और दूसरा अदर एम्प्लॉयर भी हो सकता है। ओके, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के दूसरा धंधा करने वाला एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, तो गाइस मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर करता है वो अपने एम्प्लॉई को कंसेशनल रेट पे, कंसेशनल रेट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे। ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे तो याद रखना बच्चों ये क्या हो जाएगा बताना, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा। सपोज एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं आपको दे सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बारे में बोल देता हूँ आपको। आपने सुना ही होगा भाग्य लक्ष्मी ट्रेवल्स, है ना, भाग्य लक्ष्मी ट्रेवल्स, या आप किसी का भी नाम ले सकते हो, हम बस इसी का नाम ले लेंगे, भाग्य लक्ष्मी ट्रेवल्स। तो गाइज इनका क्या काम है, इनकी काफी सारे बसेस है ना, तो ये बसेस एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में पहुंच जाते हैं। ओके, तो मेनली इनका धंधा कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का। ओके, अब सपोज इस भाग्य लक्ष्मी ट्रेवल्स में कोई एक अकाउंटेंट काम करता है, ठीक है, जो अकाउंटिंग करता है यहाँ पे। अब इस अकाउंटेंट को, अब ये अकाउंटेंट लेट से जालना के ऑफिस में था और इसे लेट से पुणे जाना था, तो भाई जब खुद वो कंपनी में काम करता है या भाग्य लक्ष्मी ट्रेवल्स में काम करता है तो एसटी की महामंडल की बस से तो जाएगा नहीं, बंदा क्या करेगा बताना, अपने ही उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बस में पुणे चले जाएगा। ओके, अब बात सुनो, अब सपोज ये भाग्य लक्ष्मी ट्रेवल्स ने बोला यार ये तो अपना ही अकाउंटेंट है, इससे कहाँ पैसे लेंगे, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे कंसेशनल रेट पे हम लोग पुणे भेज देते हैं, जहां पे लोगों से मान लो 700 रुपए का टिकट लेते थे, तो वहां ऐसा डिसाइड कर लिया गया कि इस बंदे से हम टिकट कितना लेंगे बताओ, सिर्फ एक 100 रुपए के करीब करीब टिकट ले लेंगे। तो इन शॉर्ट क्या हो गया, कंसेशन मिल गया इस अकाउंटेंट को, या तो हो सकता है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही भेज दे। तो गाइज अगर ट्रांसपोर्टेशन का धंधा करने वाले
अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो ये तो फैसिलिटी हो गई। फैसिलिटी हो गई तो ये सीधे सीधी बात है, ये परक्विजिट हो गया। बट ये कैसा परक्विजिट हो जाएगा गाइस? तो ये एग्जाम परक्विजिट होगा। हाँ, लेकिन अदर एम्प्लॉयर ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो वहां पर ये चीजें लागू नहीं होगी। ओके, वहां ये एग्जाम्पशन काम नहीं करेगा। एम्प्लॉयर बहुत स्पेसिफिकली बोला गया है कौन सा एम्प्लॉयर चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर में वर्क करता हो। ओके, दो परक्विजिट देख लिए जो टैक्स फ्री रहेंगे। सबसे पहला देखा टेलीफोन का, सेकंड देखा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का। आई होप सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। ओके, तीसरा देखते हैं, थर्ड क्या है? प्रीविलेज पासेस एंड प्रीविलेज टिकट्स। ओके, तो प्रीविलेज पासेस और प्रीविलेज टिकट्स एग्जैक्टली होते क्या है, ये भी हम लोग देख ले। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सपोज इंडियन रेलवेज ने अपने एम्प्लॉइज को कुछ प्रीविलेज पासेस और प्रीविलेज टिकट्स दे दिए तो वो भी एग्जाम परक्विजिट कहलाएंगे। अब आपको भी पता है इंडियन रेलवेज, जो हमारा रेलवे की इंडियन रेलवेज है, इनमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है उन्हें लेट से कोई पासेस दिए गए। पासेस ऐसे कि भाई ये पास आपको दे दिया तो आप कहीं भी इंडिया में घूम सकते हो इतने इतने पर्टिकुलर रेट में। ओके, तो ऐसे अगर प्रिविलेज पासेस और टिकट्स दे दिए तो गाइज ऐसे केस में भी क्या होगा, ये एग्जम्प्ट परक्विजिट कहलाएगा। बट डोंट फॉरगेट, इंडियन रेलवेज यहां पे एम्प्लॉयर चाहिए। एम्प्लॉयर स्पेसिफिकली बोला कौन है बताना? इंडियन रेलवेज। ओके, और कोई दूसरा एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉयज को ऐसे प्रिविलेज पासेस और टिकट्स दे दे तो वहां पे एग्जाम्पशन नहीं है, ये सिर्फ कहां पे बताना? इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉयज के लिए है। ओके, तो ये बात अच्छे से याद रखना। तो तीन टैक्स फ्री परक्विजिट्स हम लोगों ने देख रखे हैं। उसके बाद परक्विजिट्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट। ओके, अब ये तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 के आपको याद दिला रहा होगा, याद करो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा। अगर लेट से हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, ओके, किसी इंडिया के सिटीजन को आउटसाइड इंडिया भेज देती है फॉर सर्विसेज पर्पसेस, गवर्नमेंट का ही काम करने के लिए कोई इंडिया का बंदा कहां चला जाता है बताओ? आउटसाइड इंडिया में चला जाता है फॉर रेंडरिंग हिज सर्विसेज। तो गाइज याद रखना, उस एम्प्लॉय को जो भी परक्विजिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे के सारे परक्विजिट एग्जम्प्ट परक्विजिट हो जाएंगे। ओके, दे विल बी व्हाट? एग्जम्प्ट परक्विजिट। आई होप सबको याद रहेगा। ओके, फिर उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ओके, ये क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को, तो ये एग्जम्प्ट परक्विजिट हो जाएगा। गाइज आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे कंपनीज होते हैं जो अपने स्टाफ के लिए, ओके, अपने स्टाफ के लिए ग्रुप इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। ओके, ताकि कल चल के उनका कोई एक्सीडेंट एंड ऑल कुछ हो जाए तो उन्हें उसका रीइंबर्समेंट मिल जाता है। तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस को तो दैट विल आल्सो बी एग्जम्प्ट परक्विजिट। देखो भाई, परक्विजिट कब बोला जाएगा? जब कोई फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे, कोई चीज बोलो, कोई फैसिलिटी बोलो, या एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन एम्प्लॉई का ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे करे, या फिर आपके एम्प्लॉय ने पेमेंट कर दिया बट रीइंबर्समेंट एम्प्लॉयर कर दे, तो ऐसे सारे केसेस में इन्हें परक्विजिट बोला जाएगा। और कौन से परक्विजिट टैक्स फ्री होते हैं इसकी हम लोग लिस्ट देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला देखा टेलीफोन की फैसिलिटी, सेकंड देखा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बट बाय द एम्प्लॉयर हु इज एंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। फिर हमने देखा प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट जो इंडियन रेलवेज प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे जाके देखा परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये भी हम लोगों ने देखा, बट वो सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए, इस बात का भी हमने गौर किया। फिर एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर दे टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम तो ये भी एग्जम्प्ट परक्विजिट कहलाएगा। ओके, उसके अलावा एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पेमेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इफेक्टेड बाय हिम ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, अगर सपोज देखो बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे होते हैं जहां एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ओके, जैसे आप कभी स्टील प्लांट्स एंड ऑल देख लोगे तो वहां पे बहुत रिकरिंगली हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, तो अब होता क्या है, कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, कोई पर्टिकुलर वर्कर को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई एक्सीडेंट में उसको कोई हार्म पहुंचे, तो एम्प्लॉयर को कहीं ना कहीं उसे रीइंबर्समेंट देना पड़ता है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तो भाई ये कॉम्पेंसेशन तो लमसम बड़ी अमाउंट का होता है। तो इतनी बड़ी अमाउंट के लिए
आप एकदम से आपके बिजनेस में से दोगे तो हो सकता है आपका कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, बड़ा सा आउटफ्लो होगा। तो ये चीजें ना हो तो इसके लिए एम्प्लॉयर लोग क्या करते हैं बच्चों, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी निकाल रखते हैं इन पर्टिकुलर वर्कर्स की जो डेंजर जोन में काम करते हैं। ओके, ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो फिर ये लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस का पैसा ले लेंगे और वही उन्हें रीइंबर्स कर देंगे, जिससे उनका कैश का तगड़ा आउटफ्लो होने से बच जाएगा। ओके, ये बातें याद रखना। तो ऐसा भी अगर प्रीमियम पे करता होगा एम्प्लॉयर तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट होगा। तो अगर आपका ध्यान होगा तो ये दो पर्टिकुलर जो आपके पॉइंट्स है ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। पहला वाला स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस और सेकंड वाला क्या है बताना, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का है। ठीक है, याद रखना है मेरी बातें। उसके बाद जरा सा और आगे बढ़ते हैं, रिफ्रेशमेंट की बात करते हैं। ओके, refreshment provided to all employees during working hours in office premises are what exam perquisite। बेटा रिफ्रेशमेंट का मतलब है अपनी चाय कॉफी, है ना, टी कॉफी एंड ऑल। तो ये चीजें नॉर्मली क्या होती है बच्चों, प्रोवाइड करी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब देखो वैसे तो परक्विजिट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, कोई चीज दे रहे हो, कोई फैसिलिटी दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, परक्विजिट। तो सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को चाय दी जाती है, सुबह एम्प्लॉय आया कि उसके टेबल के सामने चाय रख दी, दोपहर में उसे खाने के बाद नींद ना आए तो चाय रख दी, शाम में जाते वक्त भी उसे चाय दे दी, 3 टाइम की चाय आती है बच्चों बहुत से जगहों पे। तो ऐसी जो ये चाय वगैरह दी जाती है ये फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्रेशमेंट दी जाती है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये परक्विजिट तो बन रही है, क्यों, क्योंकि फैसिलिटी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय है। और अगर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे आपका एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय तो दिक्कत क्या आ सकती है बच्चों, दिक्कत ये आ जाएगी कि ये तो परक्विजिट हो जाएगा। तो सोच के देखो, चाय पिला रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के हाथों में वो परक्विजिट हो जा रहा और सैलरी में ऐड हो जा रहा है, क्या अच्छा लगता है क्या, नहीं। तो दैट इज वाई ये जो रिफ्रेशमेंट है ये अगर प्रोवाइड करी जाती है ऑल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, ऑफिशियल आवर्स में अगर ऐसे रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करी जाए तो ये क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री परक्विजिट हो जाएगी। इसके बाद सब्सिडाइज लंच, अगर सपोज किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सब्सिडाइज लंच प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, एट ऑफिस आवर्स या फिर बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर, और उसका वैल्यू अगर 50 रुपए तक का होगा तो जाके वो एग्जम्प्ट होगा। अब बच्चों आप लोगों को पता भी होगा काफी सारे कंपनीज या काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जहां पे उनका खुद का कैंटीन होता है। ओके, कैंटीन के कूपन्स होते हैं, कूपन्स या पासेस आप लोग जिन्हें बोल सकते हो। तो एक कूपन दिया तो उन्हें एक लंच मिल जाता है। ओके, तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर लंच उन्हें मिल रहा है, तो सपोज अगर लंच की क्वालिटी बहुत अच्छी है और एक प्लेट का लंच लेट से 80 रुपीज में वैसे तो गिरता, बट आपके एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर क्या कर रहा है बच्चों, लेट से 40 रुपए अपने जेब से भर रहा। ओके, 40 रुपए अपने जेब से भर रहा और बस 40 रुपए ही आपके एम्प्लॉय को देना पड़ रहा। ओके, तो गाइज ऐसे केस में क्या हो रहा है, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका परक्विजिट कहलाएगा। 80 का लंच है, बस 40 तो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो जो 40 है वो आपके लिए क्या बनेगा बताना, परक्विजिट बनने वाला है। ठीक है, तो याद रखना तभी आपका परक्विजिट एग्जम्प्ट होगा सब्सिडाइज लंच वाला अगर उसकी वैल्यू अप टू 50 रुपीज है, 50 से ऊपर अगर जाती होगी तो वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पे लंच कितना है रे बेटा, 80 रुपीज का लंच है, तो ये 50 से एक्सीड कर रहा है, 50 से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या होने लग जाएगा बताओ, टैक्सेबल होने लग जाएगा। इट विल गेट व्हाट, टैक्सेबल परक्विजिट। हाँ, अगर ये 50 तक का ही है, लेट से लंच का वैल्यू कितना है बताओ, पर लंच पर मिल 40 रुपए का है, तो ये 50 के नीचे है, तो ऐसे केस में ये एग्जम्प्ट होगा। तो याद रखना 50 के ऊपर गया टैक्सेबल, 50 के नीचे है तो ये क्या रहेगा बताना, एग्जम्प्टेड रहेगा। ओके, तो ये हुआ सब्सिडाइज लंच के बारे में ये वाला पार्ट। आई होप सबके दिमाग में ये सारी बातें जा चुकी होगी। देखो हम लोगों ने टैक्स फ्री परक्विजिट देखने लगे और इन केस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है एक बार चेक कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा टेलीफोन की फैसिलिटी के बारे में। ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बट प्रोवाइडेड बाय होम, ऐसा एम्प्लॉयर जो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग ऑन व्हाट, पैसेंजर ऑफ गुड्स और एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट्स। तो इसमें भी हम लोगों ने देखा कि जो अगर इंडियन रेलवेज प्रोवाइड करता है प्रिविलेज पासेस एंड प्रिविलेज टिकट्स तो जाके ये क्या हो जाएगा बताओ, एग्जम्प्ट परक्विजिट होगा। फिर परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एम्प्लॉय या हमारे इंडिया का कोई सिटीजन आउटसाइड इंडिया जाके वर्क करे फॉर द गवर्नमेंट, तो ये अंडर सेक्शन
सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 क्या हो जाता है बताओ, एग्जम्प्ट हो जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, कोई भी एम्प्लॉयर अगर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करता है तो दैट विल गेट व्हाट, एग्जाम परक्विजिट। या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के लिए भी अगर एम्प्लॉयर करे कंट्रीब्यूट, इट विल गेट आल्सो व्हाट, एग्जम्प्टेड। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिफ्रेशमेंट का पार्ट। तो गाइस ऑफिस प्रीमाइसेस में अगर रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर दे ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स टू द एम्प्लॉइज, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ, एग्जाम्प्ट परक्विजिट होगा। और बात करिए हमने सब्सिडाइज लंच की, अगर सब्सिडाइज लंच आपके एम्प्लॉइज को प्रोवाइड किया जा रहा है इन द बिजनेस प्रीमाइसेस, तो याद रखना अगर मील की वैल्यू अप टू 50 है तो जाके एग्जाम्प्ट होगी, बट उसके ऊपर गई तो वो टैक्सेबल होने लग जाएगी। ओके, तो ये मेरी बात है, याद रखना। इसके बाद रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी जनरेट करने के लिए, कुछ अच्छी चीजें इनकलकेट करने के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए उसको बोला जाएगा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। अगर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग क्लब फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज इन जनरल, सारे एम्प्लॉयज को अगर दी जाए तो एग्जाम रहेगी। हाँ, अगर सिर्फ कुछ एम्प्लॉयज को दिया गया तो नहीं चलेगा, तो एग्जाम नहीं रहेगा। सबको दी गई है रिक्रिएशनल फैसिलिटी तो जाके ये एग्जाम होने लगेगी। ओके, याद रखना ये बात। फिर अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। गाइज आपको पता है जो जो फ्रेशर एम्प्लॉयज होते हैं तो उन्हें नो डाउट वो रिस्पेक्टिव डिग्री लेके आते हैं, बट डिग्री का काम से इतना कुछ लेना देना नहीं होता है, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। भाई आप कोई भी डिग्री ले लो, बट ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाके खड़े हो जाओगे तो उस कंपनी का काम करने के लिए एबल हो गए, ऐसा नहीं होता। कंपनी को जो चीजें लगती है तो उस कंपनी क्या करती है, उसकी ट्रेनिंग दिलाती है। किन्हें बताना, एम्प्लॉयज को। अब ट्रेनिंग दिलाने के लिए अगर सपोज एम्प्लॉय को कुछ आपके एम्प्लॉयर को कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ा, लेट से कोई पर्टिकुलर ट्यूटर होगा उसकी फीस देनी पड़ी, या फिर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए कहीं और भेज दिए, वहां पे खाना बैठना वगैरह लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा हुआ, तो वो भी अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है तो याद रखना ये क्या हो जाएगा बताओ, एग्जम्प्ट परक्विजिट होगा। चेक कर लो, amount spent by employer on training of what employees or amount paid to refresher for refresher management course including expenses on boarding or lodging। तो ना सिर्फ उनको वो पर्टिकुलर चीज का ट्रेनिंग देने के लिए, बल्कि वहां पे अगर लॉजिंग बोर्डिंग का भी कुछ भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो वो भी अगर एम्प्लॉयर पे करे तो ये वैसे तो परक्विजिट हो जाएगा, बट ये एग्जम्प्टेड परक्विजिट माना जाएगा। ओके, याद रखना एक बात। उसके बाद सम पेबल बाय एम्प्लॉयर टू आरपीएफ फॉर एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। अगर सपोज आपका एम्प्लॉयर आपके जो भी ये आरपीएफ वगैरह जो फंड होता है उसमें अगर पेमेंट करे ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी क्या बन जाएगा, परक्विजिट। ओके, उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन जो हमें अभी डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, बट नीचे एक नोट दी है, लीव ट्रैवल कंसेशन अगर हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या उसके फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड करा गया तो ये कंप्लीटली एग्जम्प्ट होगा विदाउट एनी कंडीशंस। ओके, तो भाई ये तो आप दिमाग में रख लो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को काफी सारे फैसिलिटीज दिए गए हैं। ओके, टैक्सेबिलिटी में आप लोग बोल सकते हो उनका भाई कहीं पे नामो निशान नहीं दिखेगा। ओके, तो ये हुई बात उनकी, बट इन्हें विदाउट एनी कंडीशन एग्जाम्पशन दिया जाएगा। बट जो आपके बाकी के लोग हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, उन्हें भी एग्जाम्पशन मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन जो है ये हमें देखनी है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर। ओके, यहाँ पे लीव ट्रैवल कंसेशन से रिलेटेड सारी कंडीशन दे रखी हुई है जो हम लोगों को देखनी पड़ेगी। ओके, तो नाउ वी आर स्विचिंग अहेड, वी आर गोइंग अहेड। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, मेडिकल फैसिलिटीज। अगर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए तो वो भी एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन सर्टेन लिमिट्स तक, ये भी लिमिट्स आपको आगे आने वाली है। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस, अगर रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस प्रोवाइड करते हो, किसको बताना, टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन्हें अगर प्रोवाइड किया जाए तो ये एग्जाम्प्ट होगा। और वैसे कन्वेंस फैसिलिटी, कन्वेंस बोले तो बेटा आने जाने का जो खर्चा होता है ना, आने जाने का जो खर्चा रहेगा तो वो अगर पे किया गया तो उसे कन्वेंस फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये अगर हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाए तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बताना, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग अहेड विद वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। डोंट फॉरगेट इट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। ये क्या है बताना, आपका लीव ट्रैवल कंसेशन है। ओके, अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में आप लोगों को क्या जानना जरूरी है। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं एक बात, हम स्टोरी फॉर्मेट में देखेंगे फिर उसको अच्छे से और अंदर जाके देखेंगे।
सपोज ये है आपका कोई एम्प्लॉयर और ये है कोई एम्प्लॉई। ओके, एम्प्लॉय को या उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, ओके, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, एम्प्लॉय या उसका कोई भी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है। तो अगर सपोज ये एम्प्लॉयर ने क्या किया, ये एम्प्लॉय या उसका मेंबर ऑफ हाउस होल्ड कहीं घूमने चले गए, ओके, लीव पे चले गए, और जहां घूमने गए तो वहां पे लगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, वहां पे क्या लगा उनको, एक्सपेंडिचर, कहीं घूमने चले गए और वहां पे उन्हें लगा है एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर सपोज आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, री करता है, ठीक है, और री किसे करता है, आपके इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। तो सवाल है ऐसे केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर अगर ऐसे री करते हैं एम्प्लॉय को, तो सवाल है इसका क्या होने वाला है। तो याद रखना बच्चों, एम्प्लॉयर ऐसे कभी एम्प्लॉय को री करे ये वाला एक्सपेंडिचर विच वॉज इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग एंड ऑल इन ऑल, और ये ट्रैवलिंग भी कैसे बताओ, पर्सनल नेचर की है, ओके, तो ये एग्जम्प्ट हो सकता है, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5, और इसी को क्या बोलते बताना, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं तो जनरली बैंक्स में, ओके, बैंक्स में आपको ये लीव ट्रैवल कंसेशन जो है वो ज्यादा कर देखने मिलेगा, क्योंकि होता क्या है बच्चों, बैंक में सपोज कोई एक पर्टिकुलर बंदा है, वो एक सेक्शन संभाल रहा है, ओके, तो बैंक में चांसेस आर वेरी हाई दैट दैट वन पर्सन विल डू समथिंग फ्रॉडुलेंट एक्ट ओवर देयर, कुछ फ्रॉडुलेंट एक्ट कर सकता है आपका एक ही बंदा, क्योंकि आप एक ही बंदे को वहां पे ड्यूटी पे लगा रहे हो, तो उसको जीरो से लेके हीरो तक हर बात वहां पे पता होती है, तो उसकी फ्रॉड करने की प्रोबेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है, ओके। तो जनरली बैंक्स लोग क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज होते हैं ना, उन्हें भेजते हैं छुट्टियों पे, उनको बोलते भाई तुम घूम के आओ, फ्रेश हो जाओ, और इन मीन वो बंदे को घूमने भेज देते और उसके जगह पे किसी दूसरे एम्प्लॉय को रख देते। क्यों रखते हैं, बिकॉज अगर इसने कोई कांड किए हो, इसने कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट किया हो, तो वो निखर के सामने आता है, वो चीज एकदम से सामने आ जाती है अगर वहां पे दूसरे एम्प्लॉय को रखा तो जनरली ये एम्प्लॉयर लोग क्या करते हैं, ऐसे हमारे एम्प्लॉयज को भेज देते छुट्टियों पे, उनके छुट्टियों पे घूमने का जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर ही रीइम्बर्स कर देता है, ये भी बात याद रखना, ओके। तो ये एग्जम्प्ट परक्विजिट हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहली बात, जो आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो बेटा, कोई फॉरेन वॉरेन मत जाओ, सिर्फ कहाँ की ट्रैवलिंग करना, इंडिया की ट्रैवलिंग करना, सिर्फ इंडिया में ट्रैवलिंग करोगे तो जाके ये एग्जाम हो सकता है, ओके, ये याद रखना। और किसका किसका खर्चा, एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का ये खर्चा जो है वो एग्जाम हो सकता है, ठीक है, तो ये बातें याद रखना। अब ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन है, ये इधर ऑन लीव पे दे सकते हैं, या रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, तो किसी भी वक्त ये लीव ट्रैवल कंसेशन दिया जा सकता है, ठीक है। अब ये भी एक बात बता दूं, ये जो पर्टिकुलर बेनिफिट रहेगा, तो ये किस एम्प्लॉय को दिया जा सकता है, भले ही वो इंडिया का सिटीजन हो या नॉट, ओके, नॉन सिटीजन कोई भी रहेगा, तो भी ये एग्जाम्शन का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, तो ये बात याद रखना। और उसमें फैमिली भी आया, ये फैमिली को हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे, मेंबर ऑफ फैमिली। बताओ फैमिली में कौन कौन आता है, चेक कर लेना। तो फैमिली में स्पाउस, चिल्ड्रन, ये दोनों आ जाएंगे, एंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। देखो ये लाइन बड़ी खतरनाक है, आपको मैं समझा देता हूं, इसके फैमिली में कौन कौन आएगा, फैमिली के डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, ये एम्प्लॉय का, फैमिली का दो पार्ट कर देंगे, उसकी स्पाउस और चिल्ड्रन, ओके। तो स्पाउस और चिल्ड्रन तो एनी हाउ क्या बनने वाले बताओ, फैमिली के मेंबर बनेंगे। अब भले ही ये डिपेंडेंट हो या ना हो, ओके, ये भले ही डिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट हो, कोई भी हो, बट स्पाउस और चिल्ड्रन है तो ये फैमिली के अंदर डेफिनेटली आएंगे। तो इनका अगर खर्चा प्रोवाइड करे कौन, आपका एम्प्लॉयर रीइंबर्स करे, तो वो डेफिनेटली किसके अंदर आ जाएगा, परक्विजिट के अंदर आ जाएगा, ओके, ये बात याद रखना। दूसरी बात, हम लोग बोल सकते हैं ये जो आपका स्पाउस एंड चिल्ड्रन है, उसके अलावा और कौन आ जाएगा, ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स, ओके, ये भी आपके फैमिली में आ सकते हैं, बट इन्होंने होली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए,
होली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए। किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए बच्चों? तो इस पर्टिकुलर आपके एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ये अगर डिपेंडेंट है, ये बैलेंस शीट नहीं है रे, ये क्या है बताना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, याद रखना। तो इन्हें तभी आप फैमिली में खींचोगे जब ये होली और मेनली डिपेंडेंट है। बट ध्यान में रखना, अगर पेरेंट्स या ब्रदर और सिस्टर में से कोई भी इनडिपेंडेंट होगा तो उसे फैमिली की डेफिनेशन में नहीं लिया जाएगा। तो अगर उनके ट्रैवलिंग के एक्सपेंडिचर के लिए इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर रीइंबर्समेंट करता है तो उसका कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये बात ब्रॉडली आपके दिमाग में रखना। ओके, तो ये फैमिली का डेफिनेशन हुआ। अब सवाल है लिमिट ऑफ एग्जम्पशन क्या रहेगा। तो गाइज मैं आपको बताता हूं, एग्जम्पशन जरूर मिलेगा लेकिन 4 ब्लॉक्स ऑफ ईयर में आपको 2 टाइम्स ये पर्टिकुलर एग्जम्पशन मिल सकता है। मतलब ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। ओके, या ऐसा लिख देता हूं, ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। तो एक ब्लॉक ऑफ 4 साल में आपको 2 बार एग्जम्पशन मिल सकता है। ओके, मतलब 4 साल में 2 बार ही आपको ये एग्जम्पशन मिल सकता है इस लीव ट्रेवल कंसेशन का। और वो ब्लॉक कहां से कमेंस होगा? 1986 से होगा। मतलब 86, 87, 88, 89, ये 4 साल का एक ब्लॉक हो गया। फिर इसके आगे, फिर इसके आगे, ऐसे। तो 4 साल के एक ब्लॉक में सिर्फ 2 बार ही आपको क्या मिलेगा बताना, ये एग्जम्पशन मिल सकता है। किसी के मन में सवाल आ सकता है, सर अगर सपोज ये 4 साल के ब्लॉक में से हम लोगों ने लेट से एक ही टाइम एग्जम्पशन लिया तब क्या होगा सर? तो मैं आपको बोलता हूं, यहां पे आपका एक एग्जम्पशन बच गया ना। एक बार आपने एग्जम्पशन नहीं लिया तो इसको नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 ईयर में, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। ओके, आई होप सबको समझा होगा। अब गाइस इसके अलावा और हम लोग बात करते हैं किसकी? अगर सपोज 4 साल के ब्लॉक में 2 बार भी इसने ये पर्टिकुलर लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जाम्पशन लिया ही नहीं, कहीं घूमने गया ही नहीं, ऐसे क्या होगा? क्या सर 2 टाइम का एग्जम्पशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्या? तो जवाब है 2 बार का नहीं, सिर्फ एक ही एग्जम्पशन जो है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 ईयर में आप लोग 3 टाइम्स क्या ले सकते हो बताना, एग्जम्पशन ले सकते हो, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये लिमिट ऑफ एग्जम्पशन। अब सवाल है सर कितना आपको एग्जम्पशन मिल सकता है? वो डिपेंड करेगा कि आपकी जर्नी कैसे आपने परफॉर्म की। अगर आप एयर से जर्नी कर रहे हो, ओके, आप अगर हवाई मार्ग से मतलब एरोप्लेन से अगर आप लोग जर्नी कर रहे हो तो याद रखना, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द एयर इकोनॉमी फेयर ऑफ नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। एयर से कर रहे हो तो जो हमारा नेशनल कैरियर है, जैसे इंडियन रेलवे, आपका इंडियन एयरलाइंस एंड ऑल, तो इससे अगर जाओगे तो जो शॉर्टेस्ट रूट होता है उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में जाने के लिए, तो उतने का आपको क्या मिल सकता है बताना, एग्जम्पशन मिल सकता है। ओके, या एनी अदर मोड, आप दूसरे मोड से जा रहे हो तो जहां रेलवे की सर्विस है तो वहां नॉट एक्सीडिंग द एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर। ओके, एयर से जा रहे हो तो इकोनॉमी फेयर क्लास का जो टिकट होता है तो उसका आपको एग्जम्पशन मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। ओके, रेलवे से जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास एसी, एसी कोच का जो आपका डब्बा होता है उसका जो रेट होगा उतना आपको एग्जम्पशन दे सकते हैं। ओके, और जहां रेलवे सर्विस अवेलेबल नहीं है और वहां अगर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे महामंडल की बसेस, एसटी बसेस एंड ऑल, तो वहां पे फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास का जो फेयर होगा बाय शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल उतने का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और नो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, अज्यूम कर लिया जाएगा कि जो आपका रेलवे फेयर होता है एसी कोच का फर्स्ट क्लास का, तो उतना आपका जो टिकट आता था उस पर्टिकुलर किलोमीटर के लिए, डिस्टेंस के लिए, उतना आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर आप एयर से कर रहे हो, मतलब आप हवाई जहाज से क्या कर रहे हो बताना, आपकी जर्नी कर रहे हो, तो इकोनॉमी फेयर का या इकोनॉमी क्लास का जो फेयर होता है, भाड़ा होता है ऑफ नेशनल कैरियर, तो उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा बाय शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल। दूसरे मोड से रेलवे से जा रहे हो तो आपका फर्स्ट क्लास एसी कोच का जो टिकट होता है उतने का आपको क्या मिल सकता है, एग्जम्पशन। और रेलवे सर्विस इज नॉट अवेलेबल, तो जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे एसटी मंडल की बसेस एंड ऑल, तो उसका फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास का जो आपका रेट होता है, भाड़ा होता है, तो उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा।
और जहां कोई रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो वहां पर क्या, तो वहां पे अज्यूम कर लेंगे कि रेलवे अगर जाती तो रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी कोच का उस डिस्टेंस के लिए कितना टिकट हो सकता था, तो उतना आपको एग्जाम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, याद रखना मेरी बात। और गाइज एक लास्ट बात यहाँ पे मुझे बतानी है, एंड दैट इज व्हाट, ये जो हम लोग यहाँ पे चिल्ड्रन बोल रहे हैं ना फैमिली में, तो याद रखना आपके अगर 10 बच्चे होंगे तो 10 लोगों का भी एग्जाम्पशन एम्प्लॉय या 10 लोगों का ये ट्रैवलिंग का खर्चा आपका एम्प्लॉयर पे करे तो सबका एग्जाम्पशन नहीं मिलता, तो सिर्फ 2 चिल्ड्रन का एग्जाम्पशन मिलेगा। ओके, भले ही एम्प्लॉयर 10 बच्चे होंगे आपके तो 10 बच्चों का रीइंबर्समेंट कर देगा एम्प्लॉयर, बट इनकम टैक्स सिर्फ 2 बच्चों का ही आपको एग्जाम्पशन अलाउड करता है। बट इसमें भी लफड़ा हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ लफड़ा क्या हो सकता है। सपोज एक एम्प्लॉई है, ओके, उसको एक बच्चा है, ठीक है, ऑलरेडी एक बच्चा है, फिर उसके बाद में उसको ट्विंस हो गए, फिर उसके बाद में उसको ट्विंस हो गए। तो भाई पहले से एक बच्चा था और बाद में जब उसने सेकेंड बार ट्राई किया तो डायरेक्ट 2 ही निकले, तो बेटा ये 1 + 2 ये कितने बच्चे हो गए, 3। अब उसको थोड़ी पता था ट्विंस होने वाले, वो तो एक के लिए ट्राई कर रहा था, भाई एक पे एक फ्री आ गया, बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पे उसके कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। तो अब ऐसे केस में सवाल है उसको 2 बच्चों के ही ट्रैवलिंग का एग्जाम्पशन मिलेगा या तीनों बच्चों का मिलेगा, तो याद रखना तीनों बच्चों का उसे क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलने लगेगा। उसकी कोई गलती नहीं ना भाई, अपने आप ट्विंस हो जाते हैं, भगवान की देन है। तो अकॉर्डिंगली उसे क्या होगा बताना, तीनों बच्चों के ट्रैवलिंग का एग्जाम्पशन मिलेगा। बट अगर कहानी उल्टी होती, कैसे, ये एक एम्प्लॉय है, पहले ही उसको 2 ट्विंस है, फिर 2 ट्विंस होने के बाद इस बंदे को रहा नहीं गया, इसने और एक एक बच्चे के लिए ट्राई किया, ये तीसरा बच्चा हुआ, तो यहाँ पे 2 + 1 है। अब सवाल है साहब, ये ट्रैवलिंग में तीनों बच्चों को घुमाए, एम्प्लॉयर तीनों बच्चों का रीइंबर्समेंट करे, परक्विजिट एग्जाम्प्ट कितने के लिए रहेगा, या एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन कितनों के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे 2 के लिए ही मिलेगा। बिकॉज आपको ऑलरेडी 2 हो चुके थे ना, उसके बाद भी ट्राई कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है, यहां पर गलती नहीं है, तो यहाँ पे तीनों का एग्जाम्पशन मिलेगा। बट ऐसे केस में सिर्फ 2 का ही एग्जाम्पशन मिलेगा। आई होप सबको समझा होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टैक्स फ्री परक्विजिट का पार्ट और लीव ट्रैवल कंसेशन का पार्ट, जो मैंने आपको सब थरोली यहाँ पर रिवाइज कर दिया है। ओके, तो गाइस जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैठेंगे देखेंगे तो उसमें मैं और फर्दर चीजें आप लोगों को रिवाइज करा के दे दूंगा रिगार्डिंग योर परक्विजिट। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।